गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहली बार नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्राह्मण नागर। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बुआ? नागरी लिपि। हिंदी का कैमा चैप्टर पचमा है ने, गद्य खंड से पचमा ने, तो पचमा चैप्टर का नाम क्या है? तो नागरी लिपि बुआ। नागरी लिपि जो है निबंध है, क्या है? क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि लेखन की कौन सी विधा है? नागरी लिपि लेखन की कौन सी? तो नागरी लिपि लेखन की कौन सी विधा है? क्या है बुआ? निबंध है। और ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि कहाँ से लिया गया? भारतीय लिपियों के। इसके जो लेखक है गुणाकर मुले जी। कौन जी? गुणाकर मुले। कौन है बुआ? नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मुले हैं। इनका जन्म 1935 ईस्वी में, 1935 अमरावती महाराष्ट्र में। जन्म 1935 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ और 1935 में ही आरबीआई का क्या हुआ था, याद है आपको? और इसी को जो है भारतीय केंद्रीय बैंक कहा जाता। भारतीय केंद्रीय बैंक कहा जाता है कि नहीं? ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, अमरावती कहाँ? महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र में। और इनका मृत्यु हो गया 2009 में। मृत्यु 2009 में हो गया। इनका 2500 से अधिक लेख, 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकें, कई पुस्तकें प्रकाशित हुआ। 2500 लेख और कई पुस्तक? 30 पुस्तक इनका जो है क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। इनकी रचनाएं, इनकी कच्ची बुआ रचनाएं बुआ ध्यान से देखना, एक बार में याद हो जाएगा। इनकी रचनाएं कच्ची है बुआ, रचनाएं बुआ। देखो ध्यान से सुनना, जैसे देखो ध्यान से सुनना। अंतरिक्ष में जब यात्रा करेगा तो पूरा ब्रह्मांड का परिचय हो जाएगा। ब्रह्मांड ऊपर है यार, तो जब अंतरिक्ष पहले पृथ्वी पर से ऊपर जाएगा तभी ना अंतरिक्ष जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाएगा जाते जाते तो पूरा ब्रह्मांड का परिचय हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में जब यात्रा करेगा तो किसका परिचय होगा? कौन चीज का? ब्रह्मांड का परिचय हो जाता, ब्रह्मांड परिचय। और जब ब्रह्मांड में जाएगा तो सौरमंडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सौरमंडल जो रहेगा उसमें ढेर सारा नक्षत्र और लोक रहेगा। ढेर सारा ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह, सब मिलके नक्षत्र लोक। नहीं, सुनो ध्यान से। अंतरिक्ष में जब यात्रा करेगा तो किसका परिचय होगा? क्या मिलेगा? सौरमंडल। सौरमंडल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अच्छा बताएं तो ऊपर में हवाई अड्डा मिलते, थोड़ा ऊपर में की मिलते, बढ़िया बढ़िया होटल मिलते रहे, रोड मिलता है। तो क्या मिलेगा? जो ऊपर जो ब्रह्मांड मिलेगा वही मिलेगा। तो ऊपर में सौरमंडल है और कच्ची है। अंतरिक्ष यात्रा करेगा तो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा? फिर क्या मिलेगा वहां? सौरमंडल मिलेगा और नक्षत्र। अच्छा बताओ, अंतरिक्ष में जो यात्रा करेगा साधारण आदमी करेगा? जब भी करेगा तो महान वैज्ञानिक जो रहेंगे वही यात्रा कर सकते हैं। अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए महान बनना होगा, मेहनत करना होगा, वैज्ञानिक बनना नहीं हो। जब अंतरिक्ष में यात्रा करेगा तो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा? क्या क्या मिलेगा ऊपर में? सौरमंडल मिलेगा और नक्षत्र। और ये अंतरिक्ष में यात्रा कौन करते हैं? जो महान वैज्ञानिक होते हैं। अच्छा महान वैज्ञानिक को प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक प्राचीन काल के वैज्ञानिक हो सकते हैं और नहीं तो आधुनिक काल के हो सकते हैं। कौन काल के? प्राचीन काल के भारत के जो है महान वैज्ञानिक। देखो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक मतलब महान कहियो रहे, वो प्राचीन काल के रहे चाहे कौनो काल के रहे, वो यात्रा कर सकता। तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक
और आधुनिक, अच्छा बताओ, प्राचीन वाला वैज्ञानिक खाली यात्रा कर सकते हैं, अभी वाला नहीं कर सकते हो? काहे नहीं कर सकते? अभी वाला कर सकते हैं, तो अभी वाला सब वैज्ञानिक यात्रा कर लेंगे? नहीं, कौन करेगा? जो केवल क्या होगा? महान। ने तो महान वैज्ञानिक वो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक रहे या तो आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक रहे, वही क्या कर सकते हैं? वही क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की, भारतीय लिपियों की कहानी, ध्यान से सुनेगा, अक्षरों की कहानी और भारतीय लिपियों की कहानी। अच्छा, पहले अक्षर वाला कहानी सीखेंगे कि पहले जो है पूरा एकदम किताब ग्रंथ सीखेंगे? पहले अक्षर वाला कहानी चला था ना, तो पहले अक्षर ज्ञान, उसके बाद तो अक्षरों की कहानी और भारतीय लिपियों की लिपि। कौन लिपि? लिपि का मतलब होता है जिसके माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है, जिसके माध्यम से किसी भाषा को क्या किया जाता है? लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक ना? और सुनेगा ध्यान से, अब हम लोग को पढ़ना है नागरी लिपि। कौन लिपि? तो अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता, अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि के बारे में, और यह जो है विशेष रूप से हिंदी, संस्कृत, तमिल, ये सब जो है लिखा जाता है इसमें। न देखेगा, सुनेगा, कहता है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है, मतलब ये लेख जो छपा है ना हम लोग का जो पढ़ रहे हैं, उसे हम नागरी या देवनागरी कहते हैं। नागरी या क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। नागरी या देवनागरी रहेगा। नागरी या देवनागरी जो लिपि है, इसका जो टाइप बना आज से 2 सदी पहले। कै सदी पहले? 2 सदी पहले नागरी लिपि का जो टाइप बना 2 सदी पहले। पहली बार इस लिपि का जब टाइप बने और इनमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई? अस्थिरता। इसके अक्षरों में कोई भी चीज जो है बना लिपि, तो उसके लिए सबसे पहले टाइप बनेगा कि कैसे का लिखे के लिए कैसे रहना चाहिए, और उसके बाद जब ये 2 सदी पहले ही नागरी लिपि का टाइप जब बना, तब से जो है इसमें क्या छपने लगा? पुस्तकें। और जब पुस्तक छपने लगा तो इसके अक्षरों में क्या आ गई? अस्थिरता आ गई। क्या आ गई बुआ? अस्थिरता आ गई। क्या आ गई? नहीं, आगे देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, कौन लिपि? हिंदी और कची बुआ? हिंदी और हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां। हिंदी के साथ साथ जो हिंदी नहीं और दूसर बोली बोला जाता भाषा, उसका जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे में क्या क्या? तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही। गाना नहीं सुनता है? मगही गाना होगा, समझे? तो कहता है कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि जो भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है? क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी या बोली जाती? तो आपका जो है संस्कृत, हिंदी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि जो है भाषाएं इसमें लिखी और बोली जाती, लिखी और बोली जाती। आगे देखो, बांग्ला लिपि। कौन लिपि? बांग्ला लिपि। कौन लिपि बुआ? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। ध्यान से सुनना, प्राचीन जो बांग्ला लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है तो बहन अवश्य। मतलब कहने का, पुत्री और बहन में क्या होता है? अंतर। नहीं, बहन के साथ समय अंतराल कम होगा। बहन कते छोटा रह सकते? 2 साल, 4 साल, 5 साल। अब बेटी अगर होना है तो कम से कम तब 12 से 16 वर्ष जो है की होगी छोटा, क्योंकि 12 से 16 वर्ष के बाद ही जो है कोई लड़की जो है मां बन सकती है। लेकिन बहन उतना छोटा कोई जरूरी नहीं। तब बहन जो है उसका समय जो होगा, काल जो होगा सेम होगा। 1-2 साल के बड़ छोट, 3 साल 4 साल ज्यादा नहीं। तो ध्यान से सुनो, बांग्ला जो लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है तो बहन तो अवश्य, पुत्री नहीं तो बहन तो।
पुत्री के साथ काफी समानता भी होगा, समय अंतराल काफी जो है अधिक होगा, लेकिन बहन के साथ समय अंतराल क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? जब जो है जन्म होगा तब बहन का भी जन्म 2-3 साल 4 साल के छोट बढ़ जाता है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि बांग्ला लिपि जो है नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो क्या अवश्य है? बहन अवश्य है। आगे सुनो, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी लिपि से काफी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन दक्षिण भारत की ये लिपियां, दक्षिण भारत मतलब कन्या नीचे देने बुआ, तो दक्षिण भारत इधर जो है तमिलनाडु कर्नाटक ये सब है ने, उड़ीसा ये सब जो है नीचे ने, कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये सब जो है दक्षिण भारत का राज्य है ने। तो यहाँ जो है कहता है कि दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं जैसे कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी भी नागरी की तरह जो है प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई। सबसे प्राचीन जो लिपि है ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मणी लिपि से। कौन लिपि से हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से, जिस प्रकार से ब्राह्मणी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि जो दक्षिण भारत की और लिपियां है, नागरी लिपि के जैसा और भी बहुत सारा क्या है, लिपि है। तो उसी प्रकार जैसे नागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ठीक उसी प्रकार तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ इन सभी का भी विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। तो क्वेश्चन आएगा कि जो है प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? और जो है ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो क्वेश्चन कहेगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ इन सभी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ? क्वेश्चन आएगा कि तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ किस भारत के किस भाग की लिपि है? तो दक्षिण भारत की लिपियां है। कौन भारत की? दक्षिण भारत की ये लिपियां। तो दिक्कत बुआ, आगे चलिए देखिए। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दक्षिण भारत में भी नागरी लिपि का क्या होता था? व्यवहार होता था, मतलब उपयोग होता था। पोथी मतलब कुछ ग्रंथ, ग्रंथ को लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? ग्रंथ को लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार होता था? नागरी लिपि का। किस लिपि का व्यवहार होता था? आगे सुनेगा। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत, कौन भारत? दक्षिण भारत से ही मिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि जो है नागरी लिपि का आरंभिक लेख किस भारत से? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। आगे कोकन के शिलाहार दक्षिण भारत की यह जो नागरी लिपि है उसको नंदी नागरी कहा जाता, नंदी नागरी कहलाती। तो दक्षिण भारत की जो लिपि है नागरी लिपि, उसी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। और आरंभिक जो लेख मिला वो कहां से मिला? नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिला। आगे कहता है कोकन के शिलाहार मानखेट के, राष्ट्रकूट, देवगिरी के, यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। दक्षिण भारत में ये सब राजा हुए, शिलाहार, मानखेट ये सब जगह था, वहां के राजा हुए राष्ट्रकूट, देवगिरी, यादव, विजयनगर। तो ये सब जो राजा थे दक्षिण भारत के, उन सभी का जो लेख मिला वो सब मिला कौन लिपि में? नंदी नागरी में। मतलब देव नागरी में, क्योंकि दक्षिण भारत है इसलिए नंदी नागरी कह रहे हैं। बाकी इसको उत्तर भारत में देवनागरी कहा जा देवनागरी या नागरी कहा जाता। देवनागरी को ही यानी नागरी को ही, लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता। और दक्षिण भारत के जो क्या थे, बहुत सारे शासक थे, उन सभी का जो लेख मिला वो कौन लिपि में मिला? नंदी नागरी में, नंदी नागरी लिपि में। आगे पहल विजयनगर के राजाओं ने लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। सबसे पहली बार विजयनगर का जो राजा था, विजयनगर के क्या था? राजा। विजयनगर एक साम्राज्य था, ठीक ना? इंटर में तुम लोग जब जाएगा अगर कोई आर्ट्स से लेगा तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। तो विजयनगर जो था वहां के जो राजा थे उन लोगों के लेख जो है, जो लिपि जो था उसी को पहली बार क्या कहा गया? दक्षिण भारत में। ये सब दक्षिण भारत में। विजयनगर साम्राज्य जो है कौन भारत में? तो उसके जो राजा हुए उन सभी का जो लिपि जो लेख मिला ने,
तो उसमें जो लिपि था उसी को सबसे पहली बार कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर सर्वप्रथम जो है कहाँ के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा गया? कहाँ के राजाओं? विजयनगर के राजाओं के लेखों को सबसे पहली बार नंदी नागरी कहा गया। आगे, दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपि का भी स्वतंत्र विकास हो रहा था। देखो, दक्षिण भारत में भी अलग अलग लिपि जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इन सभी लिपियों का विकास हो रहा था स्वतंत्र रूप से। फिर भी दक्षिण भारत के अनेक शासकों ने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। बहुत सारे लिपियों का विकास हो रहा था दक्षिण भारत में, लेकिन फिर भी जो है किसका जो है उपयोग किया वहां के राजाओं ने? तो नागरी लिपि का। अपने लेखों को लिखवाने के लिए किस लिपि का उपयोग किया? नागरी लिपि का। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे जो है स्कूल जो है खुल रहा है, ट्यूशन खुल रहा है, फिर भी तुम लोग क्या किया? नहीं रोहित आर्ट्स क्लासेस में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि ट्यूशन नहीं खुल रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? फिर भी तुम लोग किसको अपनाया? रोहित आर्ट्स क्लासेस को। तो उसी प्रकार से देखो, तो जो बहुत सारे लिपियों का विकास हो रहा था दक्षिण भारत में, लेकिन उन लिपियों का उपयोग नहीं किया। वहां के जो लोग थे, शासक हुए, वो किस लिपि का उपयोग किया? नागरी लिपि का ही क्या किया? उपयोग किया, इस्तेमाल किया। कहता है राज व राजेंद्र, ये राजा का नाम है, राज या राजेंद्र। जैसे प्रतापी चोल राजाओं, ये चोल जो है क्षेत्र था, वहां के राजा थे कौन? तो राज एवं कौन चीज? राजेंद्र। और कैसा राजा? प्रतापी मतलब बहुत ज्यादा बलशाली, तेजस्वी और शक्तिशाली। अभी कहता है चोल राजाओं, ये सब जो है 11वीं सदी में, मतलब इसका जो काल था चोल राजाओं का, कितवीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। मतलब 11वीं सदी में चोल राजाओं का शासन था, जैसे कि बोले राजेंद्र और उसके बाद राजराज। तो इन सभी के जो है सिक्कों पर जो है 11वीं सदी में ही, आज से लगभग जो है 2100 साल, अभी चल रहा है 21वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। और ये बता रहा है 11वीं, मतलब 10-1100 साल पहले जो है नागरी लिपि में ही जो है सिक्का पर जो है अक्षर दिखाई दिया था। आगे, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में दिखाई दिया। सुनो, 12वीं सदी में जो केरल के शासक हुए, उन शासकों के सिक्का पर वीर केरलस जो शब्द था वो कौन लिपि में लिखा हुआ था? क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि केरल के शासकों के सिक्के पर कौन सा शब्द दिखाई देता था? शब्द पूछ रहे हैं, तब वीर केरलस में होगा यार। नागरी लिपि शब्द थोड़ा, तो लिपि है, उसके माध्यम से शब्दों को लिखा जाएगा। सुनो, तो सिक्कों पर जो है कौन शब्द दिखाई दिया था? वीर केरलस। नहीं तो क्वेश्चन आएगा कि वीर केरलस से शब्द जो है कहां के शासकों के सिक्कों पर दिखाई दिया था? केरल के शासकों के सिक्कों पर। और वह कौन सा लिपि में था? तो नागरी लिपि में था। आगे चले, आगे सुनेगा, देखेगा बुआ। कहता है सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र जो 9वीं सदी इसका काल है, नागरी लिपि में। ताम्रपत्र जो है पलियम ताम्रपत्र, कौन ताम्रपत्र बुआ? ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि पलियम ताम्रपत्र जो है कहां से प्राप्त हुआ था? दक्षिण भारत से। पलियम ताम्रपत्र का काल कहते हैं कितना है? 9वीं सदी। कितवीं सदी? और यह भी जो लिखा गया था कौन लिपि में था? कौन लिपि में? इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय और विजय बाहु, इसका जो काल है बरामी, कितवीं सदी? 12वीं सदी। आदि शासकों के जिस सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। कारण बुआ कि श्रीलंका के शासक है, भारत को छोड़ो, श्रीलंका जो हम लोग के नीचे बेचारा क्यों है? लटकल है ना, ठीक ना? सुनो, तो पराक्रम बाहु आके वो शासक, दूसरा का विजय बाहु, उसका काल बाहु में
बाहु, बाहु, ठीक ना। उसका काल कैमी सदी, कैमी सदी बुआ, 12वीं सदी। उन सभी के सिक्कों पर भी क्या दिखाई दिया? नागरी अक्षर, नागरी लिपि के अक्षर दिखाई दिया। आगे, दूसरी और उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक के नींव डालने वाला महमूद गजनबी 11वीं सदी के पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इस्लामी शासक का जो नींव भारत में डाला था, इस्लामी शासक का नींव भारत में जो डाला था वो कौन डाला था? महमूद गजनबी। महमूद मतलब मुस्लिम जो शासक जो भारत में आए और गुलाम बनाए भारत को, तो उसमें सबसे पहला जो शासक आए थे कौन? महमूद गजनबी। कौन गजनबी? महमूद गजनबी आया था। और इसके बाद फिर ढेर सारा मुस्लिम शासक हुआ भारत पर, जो है क्या किया? शासन किया। कुछ लोग जो अच्छा काम किया, कुछ लोग शोषण भी किया ना। सुनो ध्यान से। तो इसका जो काल है, ये महमूद गजनबी जो भारत पर जो है क्या डाला था? नींव जो डाला कौन चीज का? इस्लामी शासक या मुस्लिम शासन का। तो इसका जो काल है कैमी सदी? 11वीं सदी। तो 11वीं से 12वीं सदी घिसिया के देगा तो 11वीं 12वीं सदी देगा, नहीं तो 11वीं देगा, ठीक है। आगे देखो, कहता है कि लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी, ये जो इस्लामी शासक जो था ये महमूद गजनबी, तो लाहौर में जो टकसाल था, टकसाल क्या था? तो सिक्का जो है बनाने का एक स्थान था, ठीक है। तो यहां जो ढाला जाता था सिक्का चांदी के, पहले सोना और चांदी का ही सिक्का होता था, आज नहीं आ गया बहुत सारा दूसरा तरह से, लेकिन पहले जो सिक्का होता था वो कौन चीज का? चांदी और सोना का, धातु का, ज्यादा विशेष रूप से जो है सोना, चांदी, तांबा, इन्हीं सब चीजों का होता था। तो चांदी का जो सिक्का जो छपता, जो ढलाता था कहां? टकसाल में। कहां हुआ? टकसाल जो था कहां? लाहौर में। पहले लाहौर भारत में ही था। भारत जब जो है बटा भारत पाकिस्तान, तो लाहौर चल गया किसके यहाँ? ठीक है। तो लाहौर में जो है सिक्का जब ढाला जाता था चांदी के, तो उस पर भी नागरी लिपि का शब्द दिखाई देते थे। जैसे अभी नहीं निकल रहा था 1 रुपये, 2 रुपये, ऐसे करके नहीं रहता है, ठीक है। और उसके बाद रहता है सत्यमेव जयते, तो ऐसे। तो उसी प्रकार से जो है लिखा रहता था शब्द, और वो कौन लिपि में? नागरी लिपि में। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित, एक तरफ जो है कूफी है वो लिपि है, कूफी क्या है? तो लिपि है। तो उस पर जो है एक तरफ कलमा शब्द, कौन शब्द? कलमा शब्द अंकित है, और तो दूसरे तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्तम एकम मोहम्मद अवतार निरपति महमूद। तो एक तरफ जो है कूफी लिपि में, कौन लिपि में? क्या लिखा हुआ है? कलमा शब्द लिखा हुआ। तो दूसरी तरफ जो है नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था? अव्यक्तम एकम महमूद अवतार निरपति महमूद अवतार निरपति महमूद। ये जो लिखा हुआ था शब्द कौन लिपि में? नागरी लिपि में। तो किसके सिक्के पर? तो महमूद गजनबी के सिक्के पर। भारत में इस्लामी शासक का नींव डालने वाला शासक कौन था? महमूद गजनबी। कब आया था? 11वीं सदी में। कैवी सदी में? 11वीं सदी में आया। आगे देखेगा, कहता है कि महमूद गजनबी के बारे में मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी के बाद, महमूद गजनबी जो है इस्लामी शासक का पहला शासक था, मुस्लिम शासक। फिर उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह, ढेर सारा शासक। फिर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं, और बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। अकबर जो थे ने अपना सिक्का जब बनवाए तो उस सिक्का पर क्या किए? राम और सीता, राम और किसका? राम और सीता का फोटो लगवाए। जैसे हम लोग क्या भी रहता है नीचे पैसा पर जो है फोटो महात्मा गांधी जी का, तो उसी प्रकार से फोटो लगवाए थे, सिक्का पर बनवाए थे फोटो। जैसे तो सिक्का पर हम लोग का 1 रुपया 2 रुपया में रहता है अशोक स्तंभ का,
अशोकेश स्तंभ में रहता है जो बाघा वाला। तो उसी प्रकार से वो जो है अपना सिक्का पर अकबर जो है राम भगवान और माता सीता का फोटो दिए थे, और दूसरे तरफ जो है नागरी लिपि में शब्द लिखवाए थे राम सिए। क्या लिखवाए थे? तो क्वेश्चन आएगा कि किस शासक के सिक्के पर राम और सीता की आकृति थी? अकबर के। किसके? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किस शासक ने अपने सिक्के पर रामसिए शब्द लिखवाया था? तो दिक्कत किस लिपि में लिखवाया था? तो नागरी लिपि में लिखवाया था। आगे देखिए, उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, संभार अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड इसको कहते हैं के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है, और उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी नाम से जानते हैं। मतलब कह रहा है कि उत्तर भारत के जो बहुत सारा शासक हुआ, जैसे अजमेर चौहान जो क्षेत्र था वहां के राजा, कन्नौज के, उसके बाद कठिया गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी, अबू परमार, इन सभी शासकों का भी जो क्या था, जो भी लेख मिला वो कौन सा लिपि में मिला? नागरी लिपि में ही मिला। मतलब दक्षिण भारत के अभी बता रहे थे ऊपर में, अब उत्तर भारत के बारे में बता रहा है कि उत्तर भारत का जो भी शासक हुआ ने, उन सभी शासकों का भी जो लेख मिला, जो भी वो लिखवाए थे पत्थरों पर या तो फिर कहीं भी, तो उन सभी का भी जो लिपि था वो लिपि क्या था? नागरी लिपि था। आगे समझते हैं। आगे देखिए कहता है कि उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है, उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी, 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था, या एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है कब से जो है नागरी लिपि प्रचलन में था, और या पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला हुआ था, और इसीलिए इसको सार्वदेशिक लिपि भी मतलब उस समय बन चुका था। मतलब पूरे भारत में हर जगह नागरी लिपि का उपयोग हो रहा था। 9वीं से कैवीं सदी? 8वीं से 9वीं सदी से जो है ये इस लिपि का पूरा विकास हर जगह हो रहा था, और हर जगह इस लिपि में जो भी चीज लिखा जा रहा था। आगे का था गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि, गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों में सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें जो है और छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। देखो कह रहा है ने कि गुप्त काल की जो ब्राह्मणी लिपि थी और या तो फिर सिद्धम लिपि थी। क्वेश्चन आएगा कि सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है, प्राचीन लिपि है, ठीक है। इससे भी प्राचीन है, किससे? नागरी या देवनागरी से। ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि जो है प्राचीन लिपि है, देवनागरी से भी पुराना। तो कहता है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के जो अक्षर थे उसके सिरों पर छोटे आड़ी लकीरें और छोटे ठोस त्रिकोण। मतलब जब अक्षर लिखा जाता था ना ब्राह्मणी, तो उसमें ज्यादा बड़ा ही माथा नहीं छापा जाता। जैसे मान लो लिखे ऐसे छोटा सा ऐसे जैसे हुआ ऐसे कर दिया ऐसे, या तो फिर और जैसे तैसे दिया जाता था। लेकिन नागरी लिपि का जो विशेष पहचान है कि जितना बड़ा अक्षर होता है, जितना अक्षर की चौड़ाई होता है, उसका माथा पूरा झापा जाता। जैसे हम लिखते हैं राम, क्या लिखते हैं? तो राम लिखते हैं तो एकदम आराम से जितना बड़ा इस शब्द लिखे वो पूरा झापते हैं, पूरा झापते हैं माथा हो। तो ये पहचान है किस लिपि का? नागरी लिपि का। कौन लिपि? नागरी लिपि का पहचान है। नागरी लिपि का क्या है? पहचान है कि माथा पर जो है पूरा ही झप्पा रहेगा, ही पूरा न, जितना बड़ा शब्द होगा उतना बड़ा माथा पर क्या रहना चाहिए? लकीर रहना चाहिए। आगे देखो, आगे कहता है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती। नागरी लिपि में जो भी शब्द रहता है उसका माथा पूरा झप्पल रहता, और उतने दूर जो है ये लकीर रहेगा जितना चौड़ाई उस शब्द का होगा। कते बुतरू लिखता है, लिखल को मान लो राम लिखल को बड़का वैसे कर दल को ऐसे होता है। कते लिखल को मान लिया जाए सीता, बड़का वैसे घेर रहा, उसे नहीं दिया जाता। तब जो है सर डांटते भी है
बउआ रे, जितना बड़ा शब्द है उतनी बड़ा की करना है, लकीर देना है। डांटते कि नहीं? समझो, कई पहचान है किस लिपि का, क्या पहचान है कि शब्दों के ऊपर जो है लकीर रहेगा, और लकीर की लंबाई उतनी होगी जितना शब्दों की चौड़ाई होगी या अक्षरों की चौड़ाई होगी। आगे सुनेगा। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते। नागरी लिपि का दूसरा विशेषता, पहला विशेषता कि माथा झप्पल रहेगा बढ़िया से, नहीं, दूसरा विशेषता है कि नागरी लिपि जो है उसका जो अक्षर है आधुनिक नागरी से मिलते जुलते, मतलब पुराना और अभी वाला जो शब्द है वो आपस में मिलता जुलता, मतलब समानता है। आगे देखो, और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता, और थोड़ी सी अगर अभ्यास किया जाए तो नागरी लिपि के जो शब्द है पहले वाला हो या अभी वाला हो तो आसानी से पढ़ा जा सकता। आगे सुनेगा कि हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। दक्षिण भारत से जो है नागरी लिपि का जो लेख मिलता हुआ वो कैवीं सदी से, 8वीं सदी से, और उत्तर भारत का जो लेख मिलता है वो कैवीं सदी से, 9वीं सदी से। याद रख लो, ध्यान से सुनो। ऊपर में क्या रहता है? उत्तर, और नीचे में दक्षिण। अब 8वीं 9वीं में कंफ्यूजन, याद रहेगा 8वीं और 9वीं, लेकिन कौन उत्तर भारत से 8वीं होगा कि दक्षिण भारत से हो, कंफ्यूजन। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे हम लोग उत्तर दक्षिण लिखते हैं, ऊपर में 8 लिखेंगे और नीचे में 9 लिखेंगे, ऊपर में 8 लिखेंगे और नीचे में 9 लिखेंगे ना। तो बस कुछ नहीं करना, इसी को क्या करना है? उलटना है, इसको ला देना नीचे, इसको ले चल जाना है ऊपर। कोई दिक्कत? लेकिन कचिबुआ, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि का शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली में कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। पता है ना कि हम लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं कि जो नागरी लिपि है उसका विकास क्या हुआ 8वीं या 9वीं सदी में हुआ। हो सकता है कुछ आगे भी हो सकता है और कुछ पीछे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि नागरी लिपि का उत्तर भारत से लेख कब मिलने लगा, तो 9वीं सदी से। ऊपर उलट देना है पढ़वा के, नहीं, 8वीं सदी से मिलने लगा। कहां से? तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से 8वीं सदी में लेख मिलने लगा, और उत्तर भारत में जो लेख मिलने लगा कौन सदी में? 9वीं सदी में मिलने लगा। कोई दिक्कत? अब हमें यह देखना है, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग समझे नागरी लिपि के बारे में कि किस तरह से कहां लेख मिल रहा था, कैसे नागरी लिपि का विकास हुआ, कब से लेख मिलने लगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि नागरी लिपि जो है, ये नागरी शब्द या देवनागरी या नंदी नागरी, ये कहां कैसे गया, एक ही आदमी के 3-4 नाम कैसे पड़ा, कुछ ना कुछ रीजन रो है। जैसे गांव में देखिए क्या गाँव नाम है, तो अब जो है बड़ा होगी तो बेचारा बढ़िया स्मार्ट एकदम फुल पैंट जींस में लगता, वो का नाम रो है झोठा। अरे झोठा को यार कैसे को यार, फिर पर्सन भी रहता बड़ा वाला बेचारा एकदम स्मार्ट लग, पूरा चश्मा लगे लिया, 4G मोबाइल आईफोन रख लिया, तब वो करा रे बेटा है नाइन रे, बोला रे नहीं ठा को यार, बोल का को तो बोले ऐसा बात है, जैसा नहीं रहे के वैसा बात है। बुद्ध में पूरा नेटा उटा लगे ले रो, इसलिए का नाम नेठा रख नहीं, समझो। तो उसी प्रकार से इसका नाम कैसे पड़ा। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कि नागरी जो शब्द है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, विद्वानों में काफी क्या है मतभेद, मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब एक दूसरे के विचार से टकराव है। आगे, एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। सुनो, एक पहला मत है नागरी लिपि के संबंध में, जो नागरी शब्द है उसका विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, उसमें पहला बात जो है, पहला जो है क्या है बात बताया, पहला जो है मत है, विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, कौन ब्राह्मणों ने? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहली बार नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया,
ब्राह्मण नागर था और लिपि का उपयोग किया, इसी के आधार पर नाम रखा है बलबची। ये एगो विचार है, ऐसा ढेर सारा विचार है। तब पहला विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का सर्वप्रथम उपयोग किया था, इसलिए इस लिपि का नाम क्या पड़ गया? और क्या विचार है भाई? दूसरा विचार क्या है? इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने मतलब रुकावट, समस्या, दिक्कत, मतलब इसको 100% नहीं माना जा सकता है कि यह बात है सही। मतलब ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि नागर ब्राह्मण पहली बार उपयोग किया, इसीलिए इस लिपि का नाम नागरी पड़ा। ये हम लोग कह नहीं सकते, अगर कह देते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा विचार है, ऐसा लोगों का मानना है, 100% नहीं कह सकते। आगे एक अन्य मत के अनुसार, मतलब दूसरा और क्या विचार है? बाकी नगर सिर्फ नगर है, किंतु काशी देवनगरी है। सभी नगर जो है शहर है ना, वो केवल नगर है, लेकिन काशी क्या है? देवनगरी है। क्वेश्चन आता है कि काशी को क्या कहा जाता है? देवनगरी, देवनागरी ना, देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दूसरा, पहला विचार था कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। दूसरा विचार है कि सभी नगर केवल क्या है? नगर है, लेकिन काशी जो है देवनगरी है। देवनागरी ना है, देवनगरी ना करना है, इसमें देवनगरी है, और यहाँ इस लिपि का उपयोग हुआ था, इसीलिए इसी के आधार पर इसका नाम बल क्या पड़ा? देवनागरी। ये दूसरा विचार हुआ। आगे अल्बेरोनी ने अपने ग्रंथ 1030 में लिखा था। अल्बेरोनी जो थे एक लेखक थे, वह ग्रंथ जो है 1030 में लिखे थे वो। तो उसमें बताया कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास, पंखा बंद करो सर, पंखा बंद करो जल्दी से, जल्दी बंद करो। कहता है कि अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी शब्द अस्तित्व में आया। अल्बेरोनी ने ग्रंथ लिखे 1030 में, तो उसके माध्यम से बताया कि 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी शब्द जो था अस्तित्व में आ चुका था। मतलब नागर या नागरी शब्द जो है 1000 ईस्वी में सब जगह बोला जा रहा। आगे क्वेश्चन आएगा कि नागर या नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया? 1000 ईस्वी के आसपास ना। अगला, दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, हो सकता है कि कुछ और पहले भी इस शब्द को बोला जाता होगा। बल आगे, इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। बल इतना तो निश्चित है कि नगर जो नागरी जो शब्द है कोई बड़े नगर या शहर से क्या है? ये नगर या बड़ा जो है शहर से संबंधित है, अस्तित्व नहीं, संबंधित है। मतलब ये जो शब्द विकसित हुआ है नगर या नागरी शब्द, तो ये कोई नगर या शहर के आधार पर ही बल विकसित हुआ, इतना बल निश्चित है। आगे कहता है कि पादता डितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। क्वेश्चन आएगा कि पादता डितकम क्या है? तो पादता डितकम एक नाटक है, सॉरी एक क्या है? नाटक है। पादता डितकम एक क्या हुआ? नाटक है। पादता डितकम एक क्या है? नाटक है। इससे जानकारी मिलता है ना कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? काशी को क्या कहते हैं? देवनगरी। ना करना नहीं होगा, देवनगरी। पटना को क्या कहते हैं? नगर। ने तो कहता है कि उत्तर भारत में एक स्थापत्य जो शैली था, उस शैली का नाम था नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता। मतलब नागर या नागरी जो शब्द है, इसका जो संबंध है उत्तर भारत के किसी बड़े नगर या शहर से बल है, उत्तर भारत के बड़े नगर या शहर से है। अगला आगे देखेगा, आगे कहता है संबंध रखता, कहता है असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो,
ये जरूरी नहीं है कि ये जो है नगर, अगर कोई उत्तर भारत मतलब ऊपर ऐसे जो है, उत्तर भारत मतलब ऐसे न बुआ, ऐसे भारत का मानचित्र बनता है ना यार, और ऐसे बनता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे मोटा मोटी बनता है, इस तरह से ऐसे 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 रहता है। तो उत्तर भारत मतलब इधर होगा ना। तो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो नगर है उत्तर भारत से संबंध है नगर या नागरी शब्द का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बड़ा शहर वो पटने रहे। आगे कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका जो है विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना, ये चंद्रगुप्त जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को जो है विक्रमादित्य भी कहता है, और इसी का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। जैसे ट्यूशन में तो नाम है मनुआ सुनुआ पिंटुआ सिंटुआ, लेकिन गांव में नाम है नेठा पेठा झोटा, तो हो गया तुम्हारा कौन नाम? तो व्यक्तिगत नाम गांव गया वाला नहीं, मतलब नेटो कहते तब तो सुनमी, झोटो कहते तब सुनमी, ऐजा मनुआ सुनुआ पिंटुआ सिंटुआ कहते तब सुनमी। और उसके बाद लड़की के भी, ठीक है, लड़की के नाम जो है देखिए जाओ तो पिंकिया सिंकिया रिंकिया सिंडिया बिटिया नहीं, लेकिन गांव में ओकर नाम रो है झोटी, अलबलैया नहीं, मगरी बुधनी, तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम विक्रमादित्य भी था, इसका जो व्यक्तिगत नाम था क्या था? देव था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था किस वंश का शासक? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का। कौन वंश का? गुप्त वंश का। कौन वंश का? मौर्य वंश का नहीं, चलो गुप्त वंश का शासक था। तो इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना, गुप्तों की जो राजधानी थी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य जो था उसका राजधानी कहाँ था? क्वेश्चन आएगा कि गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? पटना। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? और गुप्तों की राजधानी पटना। तो पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। मतलब हो सकता है कि पटना के जो है ये गुप्त वंश का क्या था? शासक था, और इसका नाम जो है व्यक्तिगत नाम देव था, और राजा था। हो सकता है कि इसका राजधानी जो था पटना था। तबल कह रहा है कि हो सकता है कि राजा का नाम देव था, इसलिए हो सकता है उसको पटना को पहले देवनगर भी कहा जाता होगा, और जब देवनगर कहा जाता होगा हो सकता है उसी के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा होगा। तो देखो आगे क्या कहता है, तो पटना को क्या कहा जाता है? लेकिन देवनगरी किसे? कोसी को। काशी को? काशी को ने? देवनगरी किसको? काशी को कहा जाता है, लेकिन देवनगर किसको? आगे आगे तो देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी दिया गया होगा। हो सकता है कि देवनगर पटना को कहा जाता होगा, तो इसी के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा होगा। पहला मत बताया कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नागरी पड़ा नहीं। दूसरा बताया कि सभी नगर जो है केवल नगर है, लेकिन काशी को क्या कहा जाता है? देवनगरी। देवनगरी, देवनगरी ने और देवनगरी, तो वहां की लिपि को हो सकता है देवनागरी कहा गया होगा। फिर बाद में बताया कि आपका कि सभी जो पटना जो है उसका जो शासक था वहां के गुप्त वंश का, ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसका व्यक्तिगत जो नाम था क्या था? देव। तो हो सकता है कि पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा, और जब देवनगर कहा जाता होगा तो वहां उपयोग होने वाला लिपि को देवनागरी कहा गया होगा। कहा गया होगा, 100% नहीं कह रहा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन ये सब जितना बात बोल हम जो पढ़े ना, ये सब विचार है। 100% नहीं कह सकते हैं कि जितना बात बताया कि देव नाम था शासक का, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा, या तो नागर ब्राह्मण सबसे पहली बार उपयोग किया इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। हम 100% नहीं कह सकते, हम केवल विचार इस पर रखे हैं, बस ये लेखक कह रहे हैं। 100% जो है नहीं कह सकते हैं। आगे ईसा के 14वीं, ध्यान से सुनेगा, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा था। 14वीं सदी में जो है विजयनगर के शासकों के जो लेख थे उसको क्या कहा गया ना। इसके पहले भी बताया कि दक्षिण भारत में विजयनगर के जो शासक हुए वह अपने लेख को क्या कहा था? नंदी नागरी। उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी कहा जाता है,
लेकिन दक्षिण भारत में जो है नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। विजयनगर के राजाओं के लेख जो है कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते। ये जो विजयनगर के राजा है उसका जो लेख मिलता है कन्नड़, तेलुगु, कौन लिपि? नागरी लिपि में मिलता है। आगे देखिएगा, जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले पाल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। वेद कितने हैं? वेद के लेखक याद है ना, संस्कृत बोला वेद व्यास। तो सबसे पहली बार बल वेदों को जो लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिपि में जो सही से लिखा गया, वो किस राजाओं के शासन काल में? तो विजयनगर के राजाओं के शासन काल में। क्वेश्चन आता है कि वेदों को लिपिबद्ध कब किया गया? तो वेदों को लिपिबद्ध जो है विजयनगर राजाओं के शासन काल में किया पहली बार। आगे सुनेगा, यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि बकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, देखो महाराष्ट्र में वो नंदी नगर था, सुनेगा, महाराष्ट्र में वो क्या था? वो एक प्रसिद्ध नगर था नंदी नगर। जैसे बिहार में प्रसिद्ध नगर है ना पटना, तो उसी वो नगर था महाराष्ट्र में नंदी नगर, जिसको अभी जो है आधुनिक समय उसको क्या कहते हैं? नांदेड़। नाम चेंज हो गया, नांदेड़। तो कहता है ने कि वकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय, ये सब राजा था के समय जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर कहाँ था? अभी इसको वर्तमान समय क्या कहते हैं? नांदेड़। तो नांदेड़, तो कहता है नंदी नगर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा होगा। बल हो सकता है ना कि नंदी नागरी क्यों पड़ा? तो महाराष्ट्र में वो नगर था प्रसिद्ध एकदम। कौन नगर? कौन नगर प्रसिद्ध था? नंदी नगर, जिसको वर्तमान में नांदेड़ कहते हैं। तो हो सकता है कि वहां की लिपि होगा नंदी नगर के, इसीलिए उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया होगा? नंदी नागरी। क्या पड़ गया होगा? नंदी नागरी लिपि। तो दिक्कत आगे सुनेगा, लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। नाम के चक्कर में बल हमको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात सच है, नाम में कुछ रखा है यार? नहीं, नाम तय करो हो है कौन चीज? विकास, सूरज। नहीं, तो सूरज का मतलब हुआ है चमकने वाला, दूसरों को रोशनी, अपने तपेगा और दूसरों को रोशनी देगा, लेकिन वो रहता है कोयला नहीं है। तो नाम में कुछ रखल है, तो वही कह रहे हैं कि नाम के चक्कर में हम लोग को ज्यादा झंझट में पड़ना, नामा कुछ रहे लेकिन बस बढ़िया रहना, आला समझ में झकास रहना चाहिए। आगे सुने, समझ रहा है? समझदार तो ये आगे देखो, तो कहता है कि नामकरण के झंझट में हमको अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह जो है एक सार्वदेशिक लिपि थी। हम लोग पढ़े थे कि 8वीं 9वीं से इसका शुरुआत हो गया था उपयोग होना, और यह जो है 11वीं सदी तक जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। यह एक जो है क्या हो गया? सार्वदेशिक लिपि। आगे देखो, कहता है देश से नागरिक, देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हुई। कहता है ना कि देश के हर जगह से, बहुत सारे जगह से क्या मिला? लेख मिला। कौन सा लिपि में? नागरी लिपि में। और इसके माध्यम से कहा कि भारतीय इतिहास और जो संस्कृति है, संस्कृति में हम लोग का सब कुछ आ जाता है, भाषा जो है, रहन सहन, खान पान, बोली विचार, सब कुछ नहीं, तो ये सब मिला के तो कहता है कि भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हो जाता है। इस्लामी शासक का नींव जो डालने वाला था महमूद गजनवी, जो 11वीं सदी में आया था, और एक जो है जब डाला तब यहाँ आने के बाद तुरंत उसका शासन प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन रहा
फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसका 13वीं सदी से इस्लामी शासक का क्या हो गया, शासन प्रारंभ हो गया। मतलब वहां वाला आके यहाँ वाला आदमी पर क्या करने लगा, शोषण करने लगा, अधिकार करने लगा। तो क्वेश्चन आएगा कि इस्लामी शासकों का शासन कब आरंभ हुआ? आगे नए संप्रदाय अस्तित्व में आए, नए संप्रदाय जो अस्तित्व में आते हैं, भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज, हिंदू। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। जब नागरी लिपि का विकास हो रहा था ने, तो और भी भाषाओं और भी लिपियों का विकास हो रहा था, मतलब जन्म ले रहा था। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य के भी लेख मिलने लग जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य के लेख कब से मिलना लगता है? 8वीं सदी से। कैवीं सदी से? और नागरी लिपि के लेख जो है उत्तर भारत में कब से मिलता है? 9वीं से। और दक्षिण भारत से नहीं हुआ, उत्तर भारत में 9वीं सदी से और दक्षिण भारत में 8वीं सदी से। तो 8वीं सदी में ही हिंदी साहित्य का भी लेख मिलने लग जाता है, आरंभिक लेख मिलने लग जाता है। आगे हिंदी के आदि कवि, ध्यान से सुनेगा, हिंदी के आदि कवि कौन थे? शरापाद। आदि कवि मतलब सबसे प्राचीन कवि। ये 2019 में पूछा था, 2019 में जाके देखना, पूछा था। इनका काल कैमी 8वीं सदी हो, और इन्होंने रचना लिखा था दोहा कोश। दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि, 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी। ठीक है, तो कहता है कि हिंदी साहित्य का आदि कवि किन्हें कहा जाता है? किनको कहा जाता है? शरापाद को। किनको हुआ? शरापाद को। इनकी रचना क्या कौन सी है? दोहा कोश। क्वेश्चन आएगा दोहा कोश के लेखक कौन है? दोहा कोश कब लिखा गया? 10वीं 11वीं सदी में। आगे चले, चलो अगला समझाना हुआ, कोई दिक्कत न हो। अगला देखेगा नेपाल, और ध्यान से सुनेगा, नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा जाता था। पहले कागज पत्थर नहीं ना ले उतना, ताड़ के पत्ता पर, तो कपड़ा पर, इस तरह से लिखा जाता था, और नहीं तो पत्थरों पर। तो कहता है कि इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसे मराठी, बांग्ला आदि का जन्म ले रही थी। मतलब 8वीं 9वीं सदी में ही मराठी, बंगाली भाषा, इन सभी का विकास हो रहा था। आगे कहता है इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते, और इसी समय से इन भाषाओं का भी लेख मिलने लग जाता। मतलब 8वीं से 9वीं सदी में ही मराठी भाषा, उसके बाद बांग्ला, इन सभी का भी लेख मिलने लग जाता। आगे देखो दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार, दक्षिण भारत का द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषता तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में सबसे जो प्राचीन जो भाषा है वो कौन है? तमिल है। लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते। कौन समय से? 8वीं से 9वीं सदी। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि की कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। ब्राह्मणी लिपि का भी विकास जो है स्वतंत्र रूप से विकास हो रहा था, लेकिन नागरी लिपि का भी क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? व्यवहार हो रहा था, उपयोग हो रहा। आगे दरअसल नागरी के आरंभिक लेख जो है विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। बताए थे इसके पहले ऊपर में कि नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख मिला दक्षिण भारत से। कब से मिला हुआ? तो दक्षिण भारत में ही जगह है विंध्य, वो पर्वत है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश है। दक्कन प्रदेश में ही महाराष्ट्र सब आता है, कर्नाटक, नीचे तमिलनाडु सब वगैरह जो होता है ना, इस होता है दक्कन। विशेषता दक्कन प्रदेश में महाराष्ट्र था। ठीक है, तो दक्कन प्रदेश कहता है कि नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख मिला विंध्य पर्वत के कहां से? नीचे दक्कन प्रदेश से। कौन प्रदेश से? दक्कन प्रदेश से।
ठीक है। आगे, अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का राजा दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का राजा, राष्ट्रकूट का सुनेगा, दंती दुर्ग, कौन दुर्ग हुआ? दंती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट का क्या था? राजा था। इनका एक पत्र मिला था, दान पत्र, उसका नाम था समांगढ़ दामपत्र, समांगढ़ दामपत्र। ये मिला था 754 ईस्वी में, 700 तो हाँ, तो ये था दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट शासन का जो नींव डाला था वो कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासन का नींव किसने डाला था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का दान पत्र क्या था? समांगढ़ क्या था? और इसका जो काल है, समय है 754 ईस्वी। आगे, ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। राष्ट्रकूट जो शासक था वो कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे, और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूटों की जो है मातृभाषा क्या थी? कन्नड़। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। आगे कहता है, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे दंती दुर्ग के बाद। उसका चाचा कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग का चाचा कौन था? दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद जो है दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा बना, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट का जो राजा बना दंती दुर्ग सबसे पहले, उसके बाद जो उसका चाचा बना उसका नाम क्या था? कृष्ण प्रथम। आगे कहता है, इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा की गुफा, सुना तुम लोग? बड़ा प्रसिद्ध है। तो एलोरा की जो गुफा है प्राचीन एलापुरा बेरुल में है, जो अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया है। एलोरा जो है कैलाश मंदिर वहां बनाया गया। कौन मंदिर? कैलाश मंदिर, पहाड़ को काट करके। और आगे कहता है, कृष्ण के कुछ लेख भी मिलते हैं। कृष्ण जो ये प्रथम था उसका भी कुछ लेख भी मिलता है। तो एलोरा की जो गुफा है किसको काट कर बनाया गया है? पत्थरों को, पहाड़ों को काटकर। वहां जो है क्या है? तो आपका वहां जो है कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर एलोरा की जो गुफा में के बनवाया था? कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, इसी के शासनकाल में बनाया गया था। आगे, इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानखेट में नींव डाली। देखो, अमोघ वर्ष एगो आया शासक कभी, अमोघ वर्ष, ठीक ना? हाँ, तो अमोघ वर्ष जो था राष्ट्रकूट की जो नई राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था? क्वेश्चन आएगा कि जो है राष्ट्रकूट की राजधानी, राष्ट्रकूट की राजधानी जो है राजधानी कहाँ बनाया? मानेखेट। मानेखेट किसने बनाया था? अमोघ वर्ष। क्वेश्चन आएगा कि अमोघ वर्ष कौन था? तो राष्ट्रकूट का राजा, राष्ट्रकूट का राजा। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, एक जैन जो थे, जैन धर्म होता है तो उसमें एक महान गणितज्ञ है जिनका नाम था महावीराचार्य। तो उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अमोघ वर्ष का जो शासनकाल था उसी समय में एक गणितज्ञ है जिनका नाम था महावीरा, लगभग 850 यानी 9वीं सदी नहीं तो 850 में। तो उन्हीं के समय में गणित सार संग्रह का जो है रचना किए थे। कौन? महावीराचार्य, महावीराचार्य। क्वेश्चन आएगा कि महावीराचार्य कौन थे? तो एक महान गणितज्ञ थे। कौन थे? महान गणितज्ञ थे। इनका ग्रंथ कौन सा है? तो गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह। और उसी का रचना किए थे कितना? 850 ईस्वी के आसपास। आगे सुनेगा, ईसा की 8वीं सदी में, ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया। और 11वीं सदी में इनकी एक शाखा राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया। और इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले। मोटा मोटी बात बोला ना कि और भी जो शासक था, ठीक है, जो कर्नाटक से आया था, तो इसका और भी जगह जो है क्या हुआ था, जैसे कि कोल्हापुर सतारा में एक शाखा बना, और जहां भी लेख मिला सब कौन लिपि में मिला? नागरी लिपि में। आगे देखो,
11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख जो मिलने लग जाते हैं। नागरी लिपि में ही मराठी भाषा का लेख मिलता है। कैवीं सदी में? 11वीं सदी में। कौन सदी में हुआ? कहता है अक्षी। अक्षी मतलब होता है गुलाबा जिला नाम था। अक्षी गुलाबा जिला है वहां से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। केसीदेव जो था एक शासक था, ठीक है। तो केसीदेव का भी जो लेख मिला वो कौन भाषा में मिला? संस्कृत और मराठी भाषा में। लेकिन इसका जो लिपि था, कौन लिपि? नागरी लिपि। तो क्वेश्चन आएगा कि केसीदेव प्रथम का जो लेख मिला था कौन भाषा में था? हिंदी और संस्कृत, सॉरी संस्कृत और मराठी में। संस्कृत और, लेकिन लिपि उसका क्या था? नागरी लिपि। परंतु दिव्य आगर रत्नागिरी जिला, दिव्य आगर जिला होता उसका, उसको कहते हैं रत्नागिरी जिला, ठीक है। ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है, इसे मराठी का आध लेख माना जाता है और नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट जो है 1060 का, 1060 का। इसको जो है कौन लिपि को, केसीदेव प्रथम का जो लेख मिला ने, केसीदेव प्रथम का, केसीदेव प्रथम कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगा राज सुल्ताने करबियले। श्री गंगा राजा ने प्रकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चामुंडराजे करबियले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है और कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में मिले हैं। मतलब बहुत सारे जो लेखक, जो राजा हुए यादव राजा, उन सभी का जो भी लेख मिला वह भी नागरी लिपि में ही मिला। उड़ीसा, इसको वर्तमान में कलिंग प्रदेश कहते हैं, में ब्राह्मणी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा बरगुन के पल्यम ताम्रपत्र मिले हैं और प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का जो लेख शुरू होता है यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के जो लेख मिले थे उत्तर भारत में पहल इसी के जो लेख मिले थे नागरी लिपि में मिले थे। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो है भारत बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। अवंती प्रदेश को वर्तमान समय में उज्जैन कहते हैं। अवंती प्रदेश को वर्तमान समय में उज्जैन कहते हैं। मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में। मिहिर भोज जो थे उनका ग्वालियर प्रशस्ति जो था वह भी कौन भाषा में था? ग्वालियर प्रशस्ति जो था संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में हुआ? तो आपका संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। धारा नगरी के परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए
इतिहास में प्रसिद्ध हैं, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ा और बेतमा दाम्पत्र इस राजा के वंशवाड़ा और बेतमा दाम्पत्र क्रमशः कोंकण विजय पर्व के अवसर पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप है। बेतमा कहाँ है बुआ? तो इंदौर के समीप है। और ये जो दाम्पत्र था 1020 का, इसका जो काल है 1020 है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। नागरी लेख जो है सभी लोगों ने अंकित किया है। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है और आगे के क्लास में आगे जो है चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।